everyone, welcome to the Law Learners. This is lecture 7 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को वैसे तो पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं, बट ये एक सेकुलर लॉ है जो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये कवर करता है सेक्शन 144 से 147 ऑफ BNSS। जो सेक्शन 144 है वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस बताता है। 145 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है। 146 में बताता है कि ऑल्ट्रेशन कब और कैसे हो सकता है, और 147 इसका इन्फोर्समेंट बताता है। इन 4 सेक्शंस के अंदर आपका पूरा मेंटेनेंस कवर हो रहा है। इसके अलावा हम इसके अंदर 7 केस लॉज भी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 144 जिसकी हेडिंग है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखो, जो पर्सनल लॉज है वो मेनली वाइफ के बारे में बात करता है, बट जो सेक्शन 144 है वो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स सब के बारे में बात करता है। तो ये क्या कहता है, अब ये किसके खिलाफ ऑर्डर आएगा तो पहले हम वो समझ लेते हैं। तो कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है लेकिन वो फिर भी निगलेक्ट करता है मेंटेन करना। कोई भी इंसान जिसके पास इनकम का रिसोर्स है लेकिन वो फिर भी मेंटेन नहीं कर रहा है, किसे? या तो अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रंस को, या फिर अपने पेरेंट्स को। अब कौन सी वाइफ, कौन से चिल्ड्रन, कौन से पेरेंट्स? तो कोई भी वाइफ जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही। अब वो खुद को मेंटेन कैसे नहीं कर पा रही है? या तो उसके पास खुद का कोई इनकम रिसोर्स नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करती, या उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ से उसको पैसे मिल जाएं, है ना। मामले में वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगी, और तब ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। तो ऐसी वाइफ या फिर उस आदमी के माइनर चिल्ड्रन, माइनर यानी कि 18 साल से छोटे, चाहे उनकी शादी हुई हो ना हुई हो, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस इंसान को करना पड़ेगा। अगर बच्चे मेजर हैं लेकिन वो अपनी किसी फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस पे से जो मैरिड डॉटर है उसको हटा देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उसकी शादी हो गई है तो उसके इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मेंटेन करना, या फिर उनके फादर या मदर जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब को जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ, माइनर चिल्ड्रन, मेजर चिल्ड्रन, फादर या मदर, इनमें से किसी को भी अगर कोई इंसान निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करना, तो उसके खिलाफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस लाया जा सकता है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि ऑर्डर किस इंसान के खिलाफ आ सकता है, पर अब ये ऑर्डर देगा कौन, ये मेंटेनेंस का ऑर्डर देगा कौन? तो वो देगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। किस चीज़ का? मंथली अलाउंसेस का। कि वो ये ऑर्डर में लिख देगा कि आपको इतने रुपए अपनी वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स जिसने भी केस लगाया हो उसको आपको देना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो कोर्ट्स के केसेस होते हैं बहुत लंबे खिंच जाते हैं। अब जब तक वो ऑर्डर आएगा, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 महीने चाहे, तब तक वो इंसान खुद को कैसे मेंटेन करेगा? तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब केस चल रहा था उस ड्यूरेशन के लिए वो उसको मेंटेनेंस इंसान को दिलवा सकता है, जिसने भी केस लगा, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स जिसने भी लगवाया हो, तो वो मजिस्ट्रेट ये भी कह सकता है उस इंसान से, जो हमने एनी पर्सन की बात करी थी, कि आपको उस ड्यूरेशन के लिए भी देना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब सेंटेंस आता है, मतलब फाइनल जजमेंट आ जाता है, उसके बाद जो भी कोर्ट कहे वो इंसान करता है। बट इंटरिम मेंटेनेंस में क्या होता है कि उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन में भी पैसे देने पड़ते हैं। अब हमने, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बात करी थी वाइफ के बारे में, अब कौन सी वाइफ? तो यहाँ वाइफ के अंदर वो वाइफ तो आ ही जाती है जो आपके साथ रह रही है, मतलब आपकी वाइफ। उसके अलावा डिवोर्स्ड वाइफ भी आ जाती है। लेकिन जिसने रीमैरिड, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो शी डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ वाइफ। बाकी वाइफ वर्ड के एम्बिट के अंदर आपकी वाइफ भी आती है, मोर ओवर डिवोर्स्ड वाइफ भी आती है, जिसके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है वो भी आती है। अब ये तो हमने देख लिया कि किसके खिलाफ आ सकता है, कौन दे सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने, डेफिनेशन ऑफ वाइफ भी समझ ली। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे।
तो कौन सी वाइफ या कब वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होती मेंटेनेंस के लिए? तो कोई भी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर वो एडल्ट्री में रह रही है, या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना करते बिना किसी रीज़न के, या फिर दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम अलग अलग रहेंगे। सेपरेशन जो होता है ना, सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो आपने हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में पढ़ा होगा, वही सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। उसी अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इसे आप एक्सेप्शन भी समझ सकते हैं 144 का। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सेक्शन 145 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि जो 144 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनिशिएट की जा सकती हैं जहाँ पे या तो वो इंसान खुद रहता है, या वो और उसकी वाइफ रहते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ अगर दोनों का डिवोर्स हो गया तो जहाँ लास्ट टाइम वो और उसकी वाइफ रहे थे, या फिर जहाँ पे उसके मदर और फादर रहते हैं। इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। अब एक चीज़ और इसमें लिखी गई है, प्रोवाइडेड दैट कि मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है जिस पर्सन के खिलाफ में मेंटेनेंस का ऑर्डर देने का केस चल रहा है वो जानबूझ के विलफुली अवॉइडिंग सर्विसेज यानी कि समन्स का पूरा चैप्टर है जो हम आगे देखेंगे। मतलब नोटिस दे दे के बुला रही है कोर्ट, बट वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो फिर जो कोर्ट है वो एक्स पार्टे सुनना शुरू कर देगा केस को। एक्स पार्टे मतलब बिना दूसरी साइड को सुने, एक साइड का सुन के, एक ही पार्टी का सुन के। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरे बीएनएसएस, पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंटेनेंस ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है, नहीं तो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप सिर्फ एक पार्टी का सुन के नहीं दे सकते हैं। मतलब आपको दोनों तरफ जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, आपको दोनों पार्टी सुननी पड़ेगी। बट मेंटेनेंस उस चीज़ का एक्सेप्शन है, इसमें एक्स पार्टी डिसीजंस आ सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं। ऑल्ट्रेशन सेक्शन 146 है, वो ऑल्ट्रेशन अलाउंसेस की बात करती है। मतलब कि जो ऑर्डर है वो आ चुका है, चल रहा है, क्या इसमें कोई ऑल्ट्रेशन हो सकती है? द क्वेश्चन इज दिस। तो इसमें कहा गया हाँ, ऑल्ट्रेशन हो सकती है अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाए। किसके? जिसको पैसे मिल रहे हैं या जिसको दिए जा रहे हैं, दोनों में से किसी के भी सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है तो आप मेंटेनेंस के ऑर्डर को चेंज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। जो हस्बैंड है वो कंपनी का सीईओ है, उसका डिवोर्स हुआ। जो वाइफ है उसने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया और जो मजिस्ट्रेट था उसने मेंटेनेंस का ऑर्डर भी दे दिया, ठीक है, जिसमें वे सपोज ₹1 लाख का पर मंथ का मेंटेनेंस देने के लिए कहा। बट मेंटेनेंस देने के 1 महीने बाद ही इसका डिमोशन हो गया। अब ये कंपनी का सीईओ नहीं है, वहाँ का सिर्फ एक एम्प्लॉय है और इसकी सैलरी है ₹1 लाख। जब सीईओ था तब वो लाखों रुपए कमा रहा था, अब सिर्फ इसकी सैलरी ₹1 लाख। क्योंकि अब इसके सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया है ना, सीईओ से एम्प्लॉय बन गया, सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया है। तो अब मजिस्ट्रेट चाहे तो, मतलब ऑब्वियसली इस हस्बैंड को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो इस मेंटेनेंस के ऑर्डर में चेंजेस ला सकता है। और क्योंकि यहाँ पे अब इसकी इनकम सोर्स कम हो गई है तो वो उसको मेंटेनेंस को कम कर सकता है। मतलब अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाता है, इस एग्जांपल में हस्बैंड के में आया, चाहे वाइफ के, मतलब किसी दोनों में से किसी भी पार्टी के अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है ऑल्ट्रेशन का, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रूफ। मतलब जो भी पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है उसको प्रूव करनी पड़ेगी चेंजेस। मतलब जो भी एप्लीकेशन लगाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। अब बात आती है कब से इन्फोर्स होगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो जिस डेट पे वो ऑर्डर पास होगा उस दिन से इन्फोर्समेंट शुरू हो जाएगा उसका। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को ऑर्डर आया तो 1 मार्च से ही ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन से ये डेट पास हुई है।
मोरोवर जिसके बेनिफिट में या जो भी इसका बेनिफिट, दोनों में से जो भी पार्टी जीतेगी उसको एक कॉपी दी जाएगी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की। ठीक, आपको एक कॉन्सेप्ट वाली बात बताना चाहती हूँ। जो कॉन्सेप्ट है मेंटेनेंस का, वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ मेंटेनेंस ही एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जहाँ एक्स पार्टी डिसीजन आता है। क्यों? क्योंकि ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, इसलिए इसमें जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे उसे हम कंप्लेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब हम कुछ केस लॉज को देख लेते हैं। मैं यहाँ 7 केस लॉज बताने वाली हूँ। आपको जो इनमें से 5 अच्छे लगे वो केस लॉज आप याद कर लीजिएगा, एंड इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर आंसर राइटिंग। तो सबसे पहला केस है जहांगीर वॉर्ड वर्सेस जसवंत सिंह। इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सिर्फ इतना बोला है कि सेक्शन 144 से 147 जो BNSS के हैं वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। और चिल्ड्रन चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट, वो इंसान देता है जो निगलेक्ट कर रहा हो। इस केस में सिर्फ इतना कहा गया था जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं कि सेक्शन 144 से 147 जो भी BNSS का है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को। इन द केस ऑफ नानक चंद वर्सेस चंद किशोरी, इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 144 है वो हर इंसान पे एप्लीकेबल होता है चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, क्योंकि ये एक सेक्युलर लॉ है और इसका किसी भी पर्सनल लॉ या पार्टी से या रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि मुस्लिम में जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक दिया जाता है। इद्दत पीरियड होता है 3, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इद्दत पीरियड है डिवोर्स होने के बाद के 3 महीने तक सिर्फ ही दिया जाता था मेंटेनेंस। पर शाह बानो बेगम ने एप्लीकेशन लगाई मेंटेनेंस की अंडर CRPC, मतलब 125 ऑफ CRPC में उन्होंने लगाई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तब क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा प्रिवेल करेगा, सेक्युलर लॉ ऑफ CRPC या फिर जो मुस्लिम लॉ के अंदर 3 महीने का मेंटेनेंस दिया गया है वो। तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो शाह बानो है उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। यहाँ मैंने सेक्शन चेंज कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली हमारा एक्ट चेंज हो चुका है, बट यहाँ 125 ऑफ CRPC था। और इसमें ये भी कहा गया कि ये जो राइट है मेंटेनेंस का ये सारी वुमेन्स को दिया हो गया है चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था, जो सेक्शन 3 है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इसमें मेंटेनेंस दिया जा रहा था डिवोर्स्ड वाइफ को। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो डिवोर्स्ड वाइफ नहीं है, मतलब जो आपकी पत्नी है, क्या उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बट हाँ ये इस केस में आया था। और कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रोविज़न है मेंटेनेंस का वो इक्वली एप्लीकेबल है चाहे वो डिवोर्स्ड हो चाहे वो डिवोर्स्ड ना हो। इस प्रोविज़न जो है, इस प्रोविज़न के आड़ में आप अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते हो, आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ को चाहे वो डिवोर्स्ड हो या ना हो। देन विजय मनोहर वर्सेस काशी राव। इस केस में अभी तक हमने जितने भी सेक्शन पढ़े 144, 145, 145, तो आपने देखा होगा जगह हिज लिखा हो, ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या सिर्फ और सिर्फ ही यानी कि मेल की ड्यूटी है तो इस मेंटेन करना? तो इस केस में बोला गया कि नहीं, सिर्फ ही लिखने देने से और शी ना लिखने से कोई डिफरेंस नहीं आ जाता। इवन जो डॉटर्स है वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं, भले ही शी एक्सप्रेसिवली नहीं लिखा, बट इवन अ फीमेल इज लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। ओके, मनुबाई वर्सेस शिखदेव, इसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई भी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है या फिर म्यूचुअली वो दोनों सेपरेटेड है तो वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। वही जो हमने 144 के एक्सेप्शंस में जो पढ़ा था वही। देन सुनील कुमार से जलजा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस आई फाउंड। इस केस में क्या होता, एक्चुअली पहले मैं आपको तो इस केस में क्या हुआ था, एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर आ चुका है और फिर भी आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है।
अब इस केस में क्या हुआ, एक आदमी के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर निकला था, बट उसने कंसेक्यूटिवली फॉर 84 मंथ्स मेंटेनेंस दिया ही नहीं। तो जो बेनिफिशियरी थी उसने जाके और कंप्लेंट फाइल करी कि भाई मुझे 84 मंथ से ना मेंटेनेंस दिया ही नहीं, जबकि मेंटेनेंस का ऑर्डर आ चुका है। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इन 84 मंथ्स के जितना भी मेंटेनेंस का अमाउंट था, जितना भी, वो जाके कोर्ट में जमा कर दिया विथ अ एप्लीकेशन, जिसमें से जो भी रीजनिंग लिखी हो व्हाट्सएवर। और जब ये केस चल रहा था तो इसने बोला कि सिंस मैंने एक एप्लीकेशन दी है तो इस पूरे 84 ब्रीच को एक ही ब्रीच माना जाए, क्योंकि मैंने इस एक ही एप्लीकेशन में पूरे पैसे दे दिए। तो कोर्ट ने बोला, बेटा शांत, थांबा थांबा, ये 84, अब तुमने एक एप्लीकेशन लगा दिया तो क्या तुम बच जाओगे? नहीं, तुमने 84 ब्रीचेस करे हैं तो तुम 84 ब्रीचेस के लिए ही अंदर जाओगे। उन्होंने बोला कि तुम हर एक ब्रीच के लिए 1 महीने के लिए इम्प्रिजन जाओगे, मतलब उसको 84 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हुई थी। मतलब ये आपने एक बार में सारे पैसे दे दिए तो आप उस पनिशमेंट से नहीं बच सकते हो ना, आपने हर महीने नहीं दिया। ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।